In this video, I am going to talk about the fibrates, that is our last class to study for the anti-hyperlipidemic drugs. इनमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं, दैट फर्स्ट इज द फिनोफिब्रेट और सेकंड इज द जेमफिब्रोजिल. सो बोथ ऑफ देम आर डेरिवेटिव्स ऑफ फिब्रिक एसिड. अब फिब्रिक एसिड जो है ना इनके अंदर वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है हमारे पास. तो बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ फिब्रिक एसिड दैट लोअर सीरम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, टैग्स आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स. इनका लेवल डिक्रीज करती है और इंक्रीज एचडीएल लेवल्स. मतलब एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब वो अवे फ्रॉम द लिवर कोलेस्ट्रॉल लेके जाता है, लिवर से वो कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और अवे फ्रॉम द लिवर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो जो कोलेस्ट्रॉल लिवर की तरफ नहीं जा रहा वो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है. सो एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल. फिनोफिब्रेट इज मोर इफेक्टिव इन लोअरिंग एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स. फिनोफिब्रेट, इन दोनों में से फिनोफिब्रेट जो है वो मोर इफेक्टिव है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है इन डिक्रीजिंग द ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल लेवल्स. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं PPARS, पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स. ये जो रिसेप्टर्स हैं ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. कुछ रिसेप्टर्स सेल के सरफेस पे होते हैं और कुछ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर है उनको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. और ये कैसे रिसेप्टर्स हैं? लाइगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. मतलब लाइगेंड के साथ वो एक्टिवेट होंगे. कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल आएगा, वो सेल के अंदर ट्रैवल करेगा और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैवल करेगा और जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके उसका जाके बाइंड करेगा, उसके बाद ये एक्टिवेट होंगे. सो PPARS आर लाइगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. मतलब लाइगेंड आया, इसने एक्टिवेट किया रिसेप्टर को, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनी. जो प्रोटीन बनेगी वो आगे जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. सो नेचर ऑफ लाइगेंड, जो लाइगेंड आ रहा है, अटैच कर रहा है रिसेप्टर के साथ, वो कैसा हो सकता है? नेचुरल है अगर तो फैटी एसिड होगा. अगर हम सिंथेटिक है, मतलब हमने कोई ड्रग दी हुई है सिंथेटिक, हमारे पास हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हो सकती है. सो वो लाइगेंड के साथ, वो लाइगेंड जो है नेचुरल या सिंथेटिक, वो लाइगेंड जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ. रिसेप्टर ने जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगा, उस रिसेप्टर से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन फिर अपना इफेक्ट देगी. तो इस तरह इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. सो दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द जीन प्रोमोटर सीक्वेंस. मतलब जीन प्रोमोटर जो सीक्वेंस होता है हमारे पास, उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं. वहाँ पे जाके लाइगेंड जो है बाइंड करता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनती है. PPARS जीन एक्सप्रेस हुई, लाइगेंड आके बाइंड किया, लाइगेंड आगे रिसेप्टर पे बाइंड किया, रिसेप्टर की जीन एक्सप्रेशन प्रमोट हुई, प्रोटीन बना, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई, प्रोटीन बना. और प्रोटीन जो बना वो उस प्रोटीन को हम कहते हैं कि वो जो प्रोटीन है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज बन रहा है हमारे पास. मतलब हमारे पास एंजाइम बन रहा है लाइपोप्रोटीन लाइपेज. तो उस लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने जाके लिपिड को मेटाबोलाइज कर दिया. लिपिड की मेटाबॉलिज्म हुई तो लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ और बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा एज द रिजल्ट. तो ये भी यहाँ पे यही चीज़ें बताई हुई हैं कि इंक्रीज्ड लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्सप्रेशन, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ज़्यादा बना जीन के एक्टिव होने से, और ApoC2 जो है उसकी कंसनट्रेशन कम हुई, लाइपेज की एक्टिविटी ज़्यादा हुई, और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर गई ब्लड में, क्योंकि लाइपेज ने लिपिड को ब्रेक कर दिया. तो जब उसने ब्रेक किया तो लिपिड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज कर गया. Secondly, fibrates also increase HDL cholesterol by increasing ApoA1 and A2 expression. ये ApoA1 and A2 ये जब एक्सप्रेस होंगे तो हमारे पास HDL जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लेवल्स इंक्रीज होंगे और ये जो है मेटाबोलाइज करेंगे और HDL के लेवल्स को इंक्रीज करेंगे. जो HDL कोलेस्ट्रॉल है ना, इसका मेटाबॉलिज्म हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ApoA1 और A2 के साथ लिंक्ड है और किसी चीज़ फैक्टर के साथ ये लिंक नहीं है. So फिनोफिब्रेट इज अ प्रोड्रग और फिनोफिब्रिक एसिड इज एन एक्टिव एसिड फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म है और ये सॉल्ट फॉर्म है जो वो प्रोड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म है. हम बॉडी में लेते इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोड्रग की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन वो बॉडी में जाके एक्टिवेट होगी एंड देन इट विल गिव इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ फिब्रिक एसिड. थेराप्यूटिक यूजेस. अब यूज किस लिए कर रहे हैं हम फिब्रेट्स? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर ट्राइएसाइल ग्लिसरोलीमिया.
मतलब क्या है इसका, सिंपल है कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हाइपर है तो इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और ईमिया का मतलब ब्लड में। तो हमने कहा कि ये ट्राई एसाइल ग्लिसरोलीमिया की जो कंडीशन है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो लेवल डिक्रीज कर रहे हैं इसके एक्शन से, लाइपेज के एक्शन से, लाइपेज के बनने के एक्शन से। तो ये हमारी ट्रीटमेंट होगी इन द ट्राई एसाइल ग्लिसरलीमियास। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड आइडियल लेवल्स। अब हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो एंजाइम जो ब्लड में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं उसको डिग्रेड करता है। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंडोथीलियम पे भी प्रेजेंट था। तो जब वो वहाँ पे डिग्रेड करता है तो आइडियल की जो कंसंट्रेशन है ना, जो आइडियल एलडीएल में कन्वर्ट होकर लिवर की तरफ जा रहा होता है, वो डिक्रीज करता है, वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर देती है, क्योंकि आइडियल बनने से पहले ही हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका। तो आइडियल कम बनेगा, आइडियल कम बनेगा तो अल्टीमेटली एलडीएल कम बनेगा और लिवर में डेपोजिशन कम होगी। तो आइडियल किस सिचुएशन में ज़्यादा था हमारे पास, टाइप 3 में, टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया में हमारे पास आइडियल के कंसंट्रेशन थे। तो अगर आइडियल के लेवल ज़्यादा हैं बॉडी में तो हम चाहेंगे कि हम फिनोफिब्रेट्स यूज़ करें जिसके रिजल्ट में हमारे पास आइडियल के लेवल कम हो जाए, क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज के थ्रू एक कम हो रहा है। टाइप 4 वीएलडीएल ज़्यादा कंसंट्रेशन, और टाइप 5 में वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन दोनों की ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। तो ये कैसे बन रहे थे कि पहले काइलोमाइक्रॉन से आइडियल बन रहा था, आइडियल से फिर एलडीएल, एलडीएल से फिर लिवर में जाके वीएलडीएल। तो हम पहले ही आइडियल से भी बनने से पहले ही इसको टैकल कर लेते हैं कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसको डिग्रेड करता है। तो एज अ रिजल्ट वीएलडीएल भी फॉर्म नहीं होता, लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल कम जाता है, तो आइडियल भी फॉर्म नहीं होता, एलडीएल भी फॉर्म नहीं होता, वीएलडीएल भी फॉर्म नहीं होगा, और एज अ रिजल्ट काइलोमाइक्रॉन को भी टैकल करेगा। सो उन पेशेंट्स जिनमें हमारे पास डाइट की वजह से हमारे पास अफेक्ट नहीं आ रहा होता, उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं फिब्रेट्स। फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल सी है, बोथ ड्रग्स आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल डोज। ओरल डोज दिया, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनकी। बोथ डिस्ट्रीब्यूट बाउंड टू एल्बुमिन। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये बाइंड करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो हमें ये भी पता चल सकता है कि इनकी जो ड्रग इंटरेक्शन होगी वो भी प्लाज्मा प्रोटीन रिलेटेड होगी। बोथ अंडरगो एक्सटेंसिव बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, लिवर में होती है। तो लिवर का अगर बॉडी में हमारे पास डैमेज है तो हम कंट्राइंडिकेशन निकाल सकते हैं कि लिवर का डैमेज होगा तो हम ये ड्रग्स कम से कम देंगे। एंड आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड एज ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट्स। उन्हीं बातों की उन्हीं चीज़ों की हम आगे बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास क्या आ गया, जीआईटी इफेक्ट्स। अच्छा, जीआईटी इफेक्ट्स या मसल इफेक्ट्स, ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जो सारी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो हैं हमने पढ़ी उनको जो टैकल कर रही थी, ये जीआईटी इफेक्ट्स और मसल के इफेक्ट्स हमारे पास नॉन सेलेक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं। नॉन सेलेक्टिविटी क्या, कि हम दे तो हाइपरलिपिडीमिया के लिए रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए दिए, लेकिन वो उसके मल्टीपल रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, उस ड्रग के मल्टीपल रिसेप्टर्स हैं बॉडी में। तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हाई डोज होगी, टॉक्सिक डोज होगी हमारे पास, तो वो बहुत ज़्यादा बाइंडिंग दिखाएगी, नॉन सेलेक्टिव बाइंडिंग दिखाएगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो जीआईटी इफेक्ट्स में हमारे पास आएंगे, मतलब इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे, और ये हम जैसे ही ड्रग यूज़ करते रहेंगे विद टाइम टू टाइम ये डिक्रीज कर जाएंगे। लिथियसिस मीन्स स्टोन फॉर्मेशन। अब ये जो ड्रग्स है ना, दीज ड्रग्स इंक्रीज बिलियरी कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल डक्ट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसकी ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हैं। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, तो जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसकी प्रेसिपिटेशन की वजह से हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस स्टोन फॉर्मेशन जो है ना वो फिर ब्लॉक कर सकती है हमारे पास बाइल डक्ट को। सो दैट मे लीड टू द गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स मतलब गॉल ब्लैडर और डक्ट को ब्लॉक कर सकती है। सो लिथियसिस इट मे लीड टू गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स जो है मोस्टली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, और दैट इज़ द प्रेसिपिटेटेड कोलेस्ट्रॉल। मसल इफेक्ट्स, मैंने वही बात की कि नॉन सेलेक्टिविटी की वजह से आ सकते हैं। दैट विल गिव अस मायोसिटिस सिचुएशन, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉलंटरी मसल। पेशेंट्स विद रीनल इंसफिशिएंसी, वजह क्या थी, हमने पढ़ा कि लिवर के थ्रू रीनल, यहाँ पे किडनी की बात हो रही है कि किडनी में हमारे पास अगर किडनी का फंक्शन डैमेज है, किडनी डैमेज है,
तो उसमें ना हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि किडनी के थ्रू क्लियरेंस कम होगी, किडनी के थ्रू रिमूवल है ना, यूरिन के थ्रू रिमूवल है ना हमारी ड्रग का। तो जब किडनी का फंक्शन कम है तो रिमूवल कम है ड्रग का, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में। मायोपैथी एंड रेब्डोमायोलिसिस इन पेशेंट्स हु टेक जेमफिब्रिजिल एंड लोवास्टेटिन बोथ, ये इसका भी साइड इफेक्ट था कि मायोपैथी हो सकती है बॉडी में, मसल का डिसऑर्डर है, ये भी मेनली उस वजह से है कि नॉन सेलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग इंटरेक्शंस की बात करूं तो एक फैक्टर मैंने पहले बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से हो सकती है। बोथ फिनोफिब्रेट्स compete with coumarin एंटीकोएगुलेंट्स फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो दो तरह की ड्रग्स को लेके जा रही है, एंटीकोएगुलेंट्स, क्यूमेरिन एंटीकोएगुलेंट्स को भी और फिनोफिब्रेट्स को भी। तो वो बंदा जिसकी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी भी चल रही है और एंटी हाइपरलिपिडेमिक थेरेपी भी चल रही है, तो उनको हमें नोटिस करना पड़ेगा। उनका INR होता है, मतलब ब्लीडिंग का ना स्टैंडर्ड है कि हम अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो INR चेक करना पड़ेगा। तो हमें INR शो करेगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा है या कम है, फैक्टर जो है वो किस लेवल पे है। तो INR चेक करेंगे, हमें पता चलेगा कि अगर बंदे का INR नॉर्मल है तो हम दोनों दे सकते हैं। जब जिस बंदे को दोनों थेरेपी जा रही होंगी उस बंदे का INR चेक करना हमारे लिए लाजमी होगा। सो दिस पोटेंशिएट एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी, हमारी जो फिनोफिब्रेट्स हैं दिस पोटेंशिएट इंक्रीज करती हैं एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी को, तो मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसीलिए जो INR है वो चेक करना लाजमी है। दीज ड्रग्स में इंक्रीज लेवल्स ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज ट्रांजिएंटली शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इंक्लूड कि नॉट इनफ, अच्छा हमारे पास जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमन में इतना डाटा नहीं है, लेकिन देयर मे बी सम इफेक्ट इन देम, जिनको हम अगर प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग है उनको हम ध्यान से देंगे या नहीं देंगे अगर कोई इंट्रैक्शन वगैरह है। शुडंट बी यूज्ड इन पेशेंट्स ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन। अच्छा, हेपेटिक डिसफंक्शन क्यों? क्योंकि लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रहा था ना इस ड्रग का, तो इसीलिए हेपेटिक डिसफंक्शन में नहीं देंगे क्योंकि पहले ही लिवर डैमेज है और उसकी फिर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगी। रीनल डिसफंक्शन, क्योंकि जो क्लियरेंस है ड्रग की वो किडनी के थ्रू है, तो फिर रीनल डिसफंक्शन कम है तो उसकी रिमूवल नहीं होगी, तो क्लियरेंस नहीं होगी, दूसरा फैक्टर। और तीसरा कि प्री एग्जिस्टिंग गॉल ब्लैडर डिजीज़, क्योंकि ये डिजीज़ जो है इटसेल्फ जो है वो स्टोन्स कॉज कर रही है, तो जब स्टोन्स कॉज कर रही है तो हम इसको नहीं दे सकते उस बंदे को जिसमें पहले ही गॉल ब्लैडर का मसला है या जिसमें गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, मे बी दैट विल बी contraindicated in this situation. So that is it about the phenofibrates or gemfibrozil and ultimately the fibrates.